आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में माओवादी गतिविधियों के कम होने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संकेत दिया है कि सीनियर पुलिस अधिकारियों को ग्रेहाउंड्स में स्टाफ कम करने पर विचार करना चाहिए। ग्रेहाउंड्स एक स्पेशल कमांडो फोर्स है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट समस्या से निपटती है। राज्य पुलिस के तेलंगाना पुलिस रिट्रीट 2026 इवेंट में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि ग्रेहाउंड्स में काम करने वाले 1200 स्टाफ को पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ दूसरे विंग्स में भेजा जा सकता है। ग्रेहाउंड्स में आपके पास 1200 अच्छी तरह के ट्रेंड लोग हैं। कॉम्बिंग और दूसरी एक्टिविटीज कम होने के बाद उन्हें कुछ दूसरी जगहों पर फिर से लाया जा सकता है। वहीं आगे रेड्डी ने पूछा कि अगर किसी खास मकसद के लिए पद मंजूर है और जब वह मकसद पूरा हो जाता है तो उस डिपार्टमेंट में उस स्टाफ को बनाए रखने का क्या फायदा है। तेलंगाना पुलिस ने आज खम्मम में जागृति संगठन के अध्यक्ष के कविता द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन अनशन को विफल कर दिया तथा उन्हें यहां ट्रांसफर किया जा रहा है। जागृति के सूत्रों ने यह जानकारी दी। वहीं के कविता ने शहर के एक भूखंड से बेदखल किए गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए सोमवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इससे पहले दिन में हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर खम्मम में उन्होंने उन लोगों के समर्थन में धरना दिया जिन्हें पिछले महीने प्रशासन द्वारा जमीन से बेदखल कर दिया गया था। जागृति के एक बयान में कहा गया है कि खम्मम के वेलुगुमटला में बेदखल किए गए लोगों के समर्थन में कविता आज 9:30 बजे से हैदराबाद स्थित तेलंगाना जागृति कार्यालय में अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखेंगे। कविता का कहना है कि वेलुगुमटला में जिस जमीन से लोगों को बेदखल किया जा रहा था वह भूदान भूमि है। उन्होंने मांग की है कि जिलाधिकारी को यह आश्वासन देना चाहिए कि विस्थापितों को उसी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। वही विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हुआ जिसके कारण पुलिस ने कविता को थाने में ट्रांसफर कर दिया। तेलंगाना जागृति के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए नोटिस देने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। हालांकि वह सोमवार रात खम्मम के अम्बेडकर भवन पहुंची और अनशन शुरू किया। सोमवार देर रात हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ने हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। ऐसा हॉस्टल के कुक से उनकी बहस और पुलिस के साथ कहासुनी के बाद घटना सामने आया था। घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों में गुस्सा है। जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो पेट बशीराबाद स्टेशन हाउस ऑफिसर के विजय वर्धन ने कहा कि छात्रों का कथित तौर पर हॉस्टल के कुक मंजुला से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। एसएचओ ने बताया कि जब मंजुला हॉस्टल के बाहर खड़ी पुलिस के पास इस घटना की शिकायत करने पहुंची तो कथित तौर पर छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और रेत फेंकी जिससे एक अधिकारी के हाथ में चोट लगी। अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि वीडियो में दिख रहे कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वही कमरों के अंदर कांस्टेबल छात्रों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। – 2027 गोदावरी पुष्करालू पर तेलंगाना कैबिनेट सब कमेटी की पहली मीटिंग आज हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में हुई। मीटिंग में मंत्री कोंडा सुरेखा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुमल्ला नागेश्वर राव, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और अदलूरी लक्ष्मण कुमार के साथ साथ सरकारी सलाहकार P सुदर्शन रेड्डी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। 5 मार्च को तेलंगाना सरकार ने IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू की अगुवाई में 9 लोगों की सब कमेटी बनाई जो फेयर के आयोजन और उसे लागू करने की योजना पर फैसला करेंगे। वही सरकार ने घोषणा की है कि गोदावरी नदी के आसपास के चुनाव क्षेत्रों के MLA और MLC को भी इस इवेंट के बारे में अपने इनपुट देने के लिए बुलाया जाएगा। यह त्यौहार सैद्धांतिक रूप से उन 12 महीनों के दौरान मनाया जाता है जब तक ग्रह उस राशि में रहता है, लेकिन पहले 12 दिन सबसे पवित्र माने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल LPG सिलेंडरों की अचानक कमी के कारण कई राज्यों में होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में व्यावसायिक LPG की सप्लाई प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में गैस की कमी के चलते कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। वहीं पुणे में गैस आधारित शमशान घाटों को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और तेल गैस सप्लाई में आई रुकावट के कारण LPG की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी वजह से भारत में भी कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता कम हो गई है। युद्ध के दरमियान अभी एक हफ्ते से यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर्स का सप्लाई बंद हो चुका है। इसलिए अभी कल से पूना और मुंबई में बहुत सारे होटल बंद हुए हैं। अभी हम लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे।
अभी हमारा हर रोज़ का रिक्वायरमेंट मिनिमम 6 सिलेंडर्स का है। अभी 1 या 2 हमको सप्लाई दिया हुआ है, बाकी सिलेंडर के वजह से अभी हमारा और एक या 2 दिन होटल चल सकता है, और 2 दिन के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो हमको होटल बंद करने की नौबत आ जाएगा। अभी हमारा गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग पब्लिक होटल इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो अगर ये जो होटेलियर्स को जैसा दिक्कत है वैसे पब्लिक को भी दिक्कत होगा। सारे होटल्स बंद होने के चांसेस है, इसीलिए किसी भी हालत में होटेलियर्स को जो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं। और फ़िलहाल हम लोग थोड़े चूल्हे वगैरह लगा के टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन जो रेडी फूड सर्व करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत सारे आइटम्स मेनूस बंद करना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इवन बेंगलुरु में आज दोपहर से सारे होटल बंद होने की न्यूज़ पे ऑलरेडी आज बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की वजह से कई शहरों में होटल बंद हो सकते हैं, जिससे होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी दिक्कतें हो रही हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले को उसके ध्यान में लाए। वही बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अलग अलग पत्र लिखा है। होटल इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एलपीजी में बिना किसी रुकावट सप्लाई पक्का करने की रिक्वेस्ट करते हुए सांसद सूर्या ने ट्वीट किया है कि होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर रोजाना खाना पकाने के काम के लिए काफी हद तक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है। चूंकि पीएनजी कनेक्शन या इलेक्ट्रिक बुकिंग सिस्टम अभी तक आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए एलपीजी सप्लाई में किसी भी रुकावट का सीधा असर होटल इंडस्ट्री, रोजगार और कस्टमर सर्विस पर पड़ सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की खबरों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संकट गहरा रहा है और यह और गहरा होगा। जिस तरह से हमारी सरकार ट्रेड डील में यूएस के सामने झुकी, उससे संकट और गहरा गया। युद्ध भी चल रहा है, इसलिए यह और भी गहरा सकता है। का जो संकट है जिस तरीके से मंडरा रहा है, अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो ये तो बढ़ेगा। जी, क्योंकि रिजिजू जी ने कहा कि मैं हंस रही थी उनकी बातों पे, तो मैंने स्पष्ट किया कि मैं क्यों हंस रही थी। प्रियंका जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आपने से क्या पूछा? ट्वीट कर दिया, वो कह रहे हैं वस्त्र मंत्री है ना, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? रिजू जी तो चाह रहे हैं कि आप एलओपी बन जाए, वो कह रहे हैं कि आपने भी कैसे। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीजें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं है और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश तमिलनाडु में करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर विजय ने सीबीआई से 2 अपील की थी। उन्होंने पूछताछ से 15 दिन की राहत देने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने पूछताछ चेन्नई और आसपास करने की अपील भी की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उनकी 15 दिन के राहत की अपील को सीबीआई ने मान लिया है। इसके लिए नया नोटिस दिया जाएगा। वही दूसरी मांग की पूछताछ चेन्नई में हो, इस पर सीबीआई ने कोई फैसला नहीं किया है।
इसके अलावा करोड़ विधायक सेंथिल बालाजी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि उन्होंने इस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया है। ईमेल पर भी पूछताछ में शामिल होने का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। इसको भी सीबीआई जल्द या नया नोटिस दे सकती है। बता दें कि इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि सीबीआई ने करोड़ भगदड़ मामले से संबंध में पूछताछ के एक नए दौर के लिए अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय को आज यानी 10 मार्च को बुलाया था। वही आपको बता दें कि इससे पहले 12 और 19 जनवरी को एजेंसी ने मुख्यालय में अभिनेता विजय से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सीबीआई ने कुछ ऐसी सामग्री जुटाई है जिस पर अभिनेता से आगे पूछताछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने एक नया नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआईटी से मामला अपने हाथों में ले लिया था और वही 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित सबूत जुटा रही है, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर खाड़ी देशों में रहने वाले तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जांच करने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। यह आग्रह पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के मद्देनजर आया है, जो खाड़ी देशों तक फैल चुका है। स्टालिन ने आज सुबह तमिलनाडु पर चल रहे अमेरिका ईरान संघर्ष के संभावित प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक प्रतिक्रियात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पोस्ट में कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रभावित खाड़ी देशों में रहने वाले तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में फंसे तमिलनाडु के मछुआरों के कल्याण की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। स्टालिन ने आगे कहा कि मैंने इस बात पर भी जोर दिया है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संघर्ष के कारण उत्पन्न एलपीजी सिलेंडर की कमी से तमिलनाडु में आम जनता, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या लघु एवं मध्यम उद्योगों में कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। मैंने यह भी आग्रह किया है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कमी से प्रभावित रेस्टोरेंट के लिए भी सभी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं और आवश्यक अतिरिक्त बिजली भी व्यवस्था की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जैसे ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं और दुनिया भर से कनेक्टिविटी, जो भी एयरलाइंस होती है वो भी अपने वहाँ पे स्लॉट्स लेने के लिए बिड करने लगती है, तो ओवरऑल एरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ मदुरई। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अबू आसिम आजमी ने कहा कि बजट के साथ दिक्कत यह है कि यह समंदर में एक बूंद जैसा है। सरकार मुसलमानों, खासकर माइनॉरिटीज़ को बजट देने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को शायद इस बजट का 0.05% भी नहीं मिला। एक मसल है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बजट 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है और इसके अंदर माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी पूरी है वो 20% है और मुस्लिम माइनॉरिटी 11 से 12% है और 20% SC ST भी है। उनको 23-24 लाख करोड़ का बजट दिया, हमें खुशी है। और जो भी दबे कुचले हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनको बजट दिया जाए तो हमें खुशी है। परंतु इतनी कमेटियों की रिपोर्ट आई, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रहमान कमेटी की रिपोर्ट,
ये सारी रिपोर्टों के बाद भी सरकार मुसलमानों को, ख़ास तौर से माइनॉरिटी को बजट देने को तैयार नहीं। इस बजट का मसला 0.05% भी शायद नहीं मिला मुसलमानों को। तो ये इस देश के अंदर हर जगह पे, ख़ास तौर से माइनॉरिटी और उसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको कहीं न कहीं से बिल्कुल अलग किया जा रहा है, उसको डेवलपमेंट में कहीं हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इस बजट में जो प्रोविज़न है उसमें मुसलमानों को कोई हिस्सा ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।